मगरमच्छ, है ना। जैसे रेप्टिलिया का भी जो हार्ट होता है वो कितना होता है, जैसे वो 3 कोष्ठी होता है ना। लेकिन जो मगरमच्छ है उसमें 4 कोष्ठी होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये जो अभी इसमें बहुत सारी बातें, चित्र आपको केवल चित्र दिख रहा है, अभी इधर खाली फॉर्मेट बनाया है ना, खाली फॉर्मेट बनाया है। और इसमें सबसे पहले हम ये याद रखते हैं कि ये कौन सा पार्ट है, दाया है बाया है ना। इस चीज को हम याद रख लेते हैं। तो ये इधर वाला पार्ट होता है भाई यहाँ पे, तो इसको हम क्या कहते हैं भाई, दाया भाग। इधर वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे, बाया भाग। ठीक है ना, ऐसे याद रख लेना, आपको दाएं बाएं में कंफ्यूज नहीं होना है। एक भाग तो दाया और एक भाग बाया। ठीक है, आपने पहले भी पढ़ा है, कल तो मैंने 22 छोटे केवल मैंने आवरण के बारे में बताया था, इसके अलावा और कुछ नहीं बताया था। ठीक है, तो एक एक करके हम इसकी जो चीजें हैं, आंतरिक संरचना की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, आंतरिक संरचना की बात करते हैं, जो आपकी बुक में और कुछ एक्स्ट्रा भी, अगर लास्ट में बता दूंगा आपको एक्स्ट्रा, अगर कोई टॉपिक आता है एक्स्ट्रा लाइक तो मैं उसको बता दूंगा आपको। चलते हैं आगे अपन आज। ठीक है, इस क्लास में अपन देखो जहां तक चलेगा ये अपन हृदय की संरचना जो है, आंतरिक संरचना, उसको पूरा करेंगे, पूरा कंप्लीट, है ना, चाहे कितना टाइम लग जाए इसमें। ठीक है, तो हमने देखा है कि जो हृदय होता है हमारा, है ना, हमारा हृदय होता है वो 4 कोष्ठी होता है भाई। कितने कोष्ठी होता है, 4 कोष्ठी होता है। कितने कोष्ठी होता है, 4 में ये इधर वाला ऊपर वाले जो भाग होते हैं, ऊपर वाले पार्ट होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, आलिंद कहते हैं। तो ये दाया आलिंद हो गया भाई। ठीक है ना, ये दाया आलिंद हो गया, तो ये बाया आलिंद हो गया। इसी तरह से ये इस वाला भाग की हम बात करें तो ये वाला भाग कौन सा हो गया, ये बाया नीले हो गया। इधर वाला भाग की बात करें तो विद्यार्थी ये क्या हो गया, ये दाया नीले हो गया। अब देखिए, जैसे मैं आपके लिए ये बता रहा हूं, जैसे कि ये हमारे 4 कोष्ठ है भाई, है ना। इनको देखना आप, जैसे ये मार्कर आपको ऐसे नजर आ रहे हैं इस तरह से, ये 4 कोष्ठ है ना। इन 4 कोष्ठों में ऊपर के 2 तो क्या हो गए, चलो थोड़ा इधर लेके बताता हूँ। ये ऊपर के 2 तो क्या हो गए, आलिंद हो गए। नीचे के 2 क्या हो गए, नीले हो गए। तो विद्यार्थी एक खांच तो यहाँ से ही बनते हैं सीधी, जैसे यहाँ से यहाँ ऐसे, और एक खांच बनती है इसे क्रॉस करती हुई। तो ये खांचें क्या होती है, इनको वैसे हृदय खांच कहा जाता है। पुरानी किताबों में इसको हृदय खांच बोल रखा है। यानी ऐसे देखो आगे से, ये हमारा इस साइड में देखिए आप ऐसे। ठीक है, इस तरह से ये आलिंद नीले होते हैं। तो ऊपर से यानी आप ये देखना कि जो आलिंद होते हैं, ये भी आलिंद और ये भी आलिंद, ये एक भित्ति के द्वारा, यानी इनके बीच में कुछ जगह होती है, ऐसे नहीं होते। आप 4 गुब्बारे ले लीजिए, 4 गुब्बारों को आप चिपका दीजिए, तो उनके बीच में कुछ जगह रहती है। वैसे ही हमारे आलिंद को अगर हम चिपकाएंगे, जैसे ये आलिंद है, ये आलिंद हो गया, और ये इनको चिपकाएंगे ना विद्यार्थी, इनके बीच में कुछ जगह ये हल्की सी है, ये कुछ जगह होती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आलिंद दरार बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं वैसे, आलिंद दरार। यानी दोनों आलिंदों के मध्य एक दरार पाई जाती है, इसको आलिंद दरार कहते हैं। वैसे ही दोनों नीले होते हैं ना, दोनों नीले, उनके मध्य पाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, हम नीले दरार कहते हैं। ऐसे याद रख लेना अभी, है ना। अभी बाहर की बात कर रहे हैं अपन, इसको क्या कहते हैं, नीले दरार। ठीक है ना। और ये दोनों आलिंद और नीले, इधर से आलिंद और नीले के मध्य जो दीवार पाई जाती है, जो जगह, खाली जगह पाई जाती है, दरार पाई जाती है, जैसे इस तरह से, जैसे ये हो गया हमारे पास एक आलिंद और एक नीले, इनके बीच में जगह ना खाली, ये मार्कर, ये इस तरह से खाली जगह होती है। तो इस खाली जगह को हम क्या बोलते हैं, आलिंद नीले दरार बोलते हैं विद्यार्थी। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं आलिंद की। यानी आलिंद क्या होते हैं विद्यार्थी, पतली भित्ति वाले होते हैं। पहली बात तो आलिंद की हम बात करें, इनकी जो भित्ति होती है कैसी होती है, पतली भित्ति होती है। इनकी भित्ति कैसी होती है, पतली भित्ति। और जो नीले होते हैं ना, ठीक है ना, नीले, उन नीले की भित्ति कैसी होती है, मोटी भित्ति होती है। ये लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, मोटी भित्ति। और विद्यार्थी आप ये मत याद रखना कि भाई जो नीले होता है ना, उस नीले की, थोड़ा इधर रहता हूँ, और नीले होता है ना, उस नीले की भित्ति क्या होती है, मोटी होती है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो ये हमारा दाया नीले है और ये हमारा बाया नीले है। याद रखना, ये दाया नीले, ये बाया नीले, और दाएं नीले में से और बाएं नीले में से, समझना इसको, हमारा दाया नीले, हमारा बाया नीले। और बाया नीले जो होता है ना, इसकी भित्ति, यानी मान लीजिए अगर ये दाया नीले है विद्यार्थी, समझना इसको, दाया नीले की भित्ति अगर तो क्या नाम से, ऐसे मान लीजिए 1 सेंटीमीटर होगी,
तो बायां नीले की जो भित्ति होगी ना वो 3 सेंटीमीटर होगी। अब इसका मतलब आप क्या समझे? इसका मतलब आप ये समझिए कि बायां जो नीले होता है वो दाएं नीले से क्या होता है, 3 गुना ज्यादा मोटा होता है। 3 से गुणा कर दो आप, है ना। कभी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए किसी कंपटीशन में, वहां पे ये पूछा जाए आपसे कि जो बायां नीले होता है, मान लीजिए ऐसा पूछा जाए कि दाएं नीले की मोटाई 3 सेंटीमीटर है माना, तो बाएं नीले की मोटाई, दीवार की मोटाई कितनी होगी, उससे आपको 3 से गुणा कर देना है, तो 3 गुना मोटी होती है। ठीक है, 3 गुना मोटी होती है क्योंकि इसमें इसका प्रोटेक्शन जरूरी है। इसका प्रोटेक्शन जरूरी है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से हमको ब्लड भेजना पड़ता है अंगों में। कहाँ भेजना पड़ता है? अंगों में। तो वो थोड़ी सी दिक्कत आती है यहाँ पे भेजने के लिए थोड़ी भित्ति मोटी मजबूत होनी चाहिए। इसको दबने में क्या होता है, प्रेशर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इधर क्या होती है, ऐसे भी आदमी इधर धमनी होती है। क्या होती है विद्यार्थी? इधर धमनी होती है, महाधमनी होती है। ये महाधमनी निकाल के बताएंगे आपको इधर। ठीक है, तो ये चीजें होती है, एक एक करके सब चीजों पे अपन आएंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं आलिन की। 2 पतली भित्ति वाले जो कक्षक होते हैं, ऊपरी कक्षक, वो क्या कहलाते हैं? हमारे आलिन कहलाते हैं। नीले की बात करते हैं, 2 मोटी भित्ति वाले कक्षक क्या कहलाते हैं? नीले कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नीले कहलाते हैं। आपकी बुक के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा क्योंकि मैं एक्स्ट्रा तो बहुत सारी चीजें एनसीईआरटी में तो बहुत सारा दे रखा है इसके बारे में, केवल आपके 2-4 चीजें दे रखी हैं जो मुझे आपको बतानी है। और विद्यार्थी इसके बाद हम बात करते हैं जो आलिन वो नीले को पृथक करते हैं ना, ये यहाँ पे ये देखो, ये क्या है? आलिन। समझना इस चीज को, ये मैंने लिखा है यहाँ पे आलिन, और ये हो गया हमारा इधर से नीले। आलिन और नीले, ये आलिन और ये नीले, इनको पृथक करने की एक दीवार होती है, एक जगह होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? नीले दरार भी कह देते हैं। वैसे आलिन व नीले को पृथक करने वाली एक दीवार होती है। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे नीले दरार। क्या बोलेंगे? नीले दरार। उसके बाद एक और चीज है, दाएं और बाएं नीले के मध्य, कौन सा नीले? दाएं और बाएं नीले जो होता है उसके मध्य क्या होती है? अंतर नीले सल्कस पाया जाता है भाई। तो इसको सल्कस भी बोलते हैं भाई, दरार को सल्कस भी बोलते हैं, याद रखना। दरार को क्या बोला जाता है? सल्कस। ठीक है ना। और यहाँ पे ये जो होता है ना ऊपर वाला पार्ट, इसकी मैं कह रहा हूँ, ये जो है ना, इसको एक और नाम देते हैं, यानी जो आलिंद और आलिंद के मध्य जो दरार है ना, ये यहाँ लिखता हूं मैं, ये आलिंद और आलिंद के मध्य दरार, इसको बोलते हैं कोरोनरी सल्कस। कोरोनरी सल्कस भी बोल देते हैं, या इसको आलिंद सल्कस भी बोल देते हैं भाई, है ना। तो इसको याद रखना, ये कोरोनरी सल्कस हो जाता है, ये नीले सल्कस हो जाता है। तो इस तरह से ये सल्कस के बारे में बता रखा है। नेक्स्ट विद्यार्थी, इसके बारे में और क्या याद रखना है अपन को? और आलिंद जो होता है, आलिंदों में क्या होता है? विभिन्न भागों से क्या लाया जाता है भाई? अशुद्ध रुधिर लाया जाता है भाई। और ये भी याद रखना आपको, किससे लाया जाता है? तो इनको लाने के लिए 2 वाहिकाएं होती है। कौन सी वाहिकाएं होती है? रुधिर वाहिकाएं। उनका नाम क्या है भाई? अगर हमारा ऊपरी भाग होता है, ऊपरी भाग से जो रुधिर लेके आते हैं विद्यार्थी, ये ऊपरी भाग से रुधिर लेके आते हैं, इसको बोलते हैं अग्र महाशिरा। जो हमारे शरीर के ऊपरी भागों से रुधिर को लेके आते हैं उसको बोला जाता है अग्र महाशिरा। और विद्यार्थी जो निम्न भागों से, यानी निचले वाले भागों से, हमारी बॉडी से पैरों की साइड से जो ब्लड को लेके आते हैं उसको बोलते हैं निम्न महाशिरा। क्या बोलते हैं? निम्न महाशिरा। इसका एक और नाम है निम्न महाशिरा, और इसको बोलते हैं अपन पश्चिमाशिरा भी कहते हैं। कंफ्यूजन होना है, पश्चिम महाशिरा। ध्यान से समझना, थोड़ी देर बाद आइए चित्र आपको ऐसा नजर आएगा कि बहुत बड़ा है। इस चित्र का क्या हो जाएगा? कबड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कबड़ा हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखना है इसको। अब आपको सिंपल पता है, यहाँ पे ये जो संरचना नजर आ रही है, देखो आप इधर, मैं सबके बारे में बताऊंगा आपको एक एक करके, ठीक है ना। अग्र महाशिरा को थोड़ा इधर, हाँ चलो ठीक है। अब विद्यार्थी हमारे पास एक तो होती है अग्र महाशिरा, ठीक है, क्या होती है? अग्र महाशिरा। और एक होती है पश्चिमाशिरा। बड़ी कौन होती है? पश्चिमाशिरा। इधर हम आ जाते हैं इस साइड पे, इधर की धर्मशिराओं के बारे में बात कर लेते हैं। इधर की हम बात करते हैं तो विद्यार्थी यहाँ पे क्या होता है कि ये जो हमारी जो नीले होते हैं, इन नीले से, ठीक है ना, इन नीले से क्या निकलती है? ये ग्रीन ग्रीन कलर की मैंने बना रखी है ना, इसको बोलते हैं, देखो 2 चीजें निकलती है, ठीक है ना। बाएं नीले से और दाएं नीले से 2 कांड निकलते हैं, ऐसा याद रखना आप। क्या रखना? ऐसे समझ लो कि जो बाएं नीले और दाएं नीले 2 कांड करते हैं। क्या करते हैं? 2 कांड। और दोनों ही महाकांड करते हैं। कौन से कांड करते हैं? महाकांड, ठीक है ना। जब तक ये जो महाधमनी, ठीक है ना, याद में इसको, महाधमनी और फुफ्फुसीय धमनी हृदय के ऊपर रहती है। कहां तक? हृदय के ऊपर।
तब तक इसको कांड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कांड। याद रखना, जब तक ये जो हमारी कौन है, ये इसको लिख देता हूं मैं, ये होती है जो रेड कलर की मैंने बना रखी विद्यार्थी, ये महाधमनी है। क्या है ये? महाधमनी है ना, ये महाधमनी है। और इधर की साइड पे ये जो बनी हुई है, इसको हम क्या बोलेंगे? ये नीली वाली है ना। आपको पता होगा जो इधर वाली फुफ्फुसीय धमनी है, ये ग्रीन कलर की बना देता हूं, यहाँ बना देता हूँ, इधर इसको बना देता हूँ। ये फुफ्फुसीय धमनी, बनाने के लिए जगह नहीं बचेगी, बड़ी मुश्किल से बनेगी। यहाँ बना देते हैं फुफ्फुसीय धमनी। अब आप देखो, धमनी की मैंने परिभाषा बताई थी आपको। धमनी वो होती है जो क्या करती है? ब्लड को ले जाती है हृदय से, है ना, दूर, हृदय से दूर ले जाती है। और शिरा होती है जो हृदय के पास लाती है। यहाँ कंफ्यूजन आ गया, धमनी एक शिरा है, बस ऐसे याद रह जाएगा आपको। गलती जाते हैं, गलती से निकल जाता है मुंह से किसी के, तो ये यहाँ पे नीले से एक वाहिनी निकलती है जिसको बोलते हैं फुफ्फुसीय धमनी, जो नीले से अशुद्ध रक्त को, किससे? नीले से अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में ले जाते हैं शुद्ध होने के लिए। कहां पे ले जाती है? फेफड़ों में ले जाते हैं शुद्ध होने के लिए, है ना। कहां पे ले जाती है? फेफड़ों में। अब हम बात करते हैं, क्रियाविधि नहीं पढ़नी अपन को, अभी केवल संरचनाओं के बारे में पढ़ना है, क्या क्या संरचनाएं होती है ना। तो ये एक तो होती है महाधमनी, एक होती है फुफ्फुसीय धमनी। अब हम शिरा की बात कर ले, हमने इधर बात करी अग्रमाशिरा और पश्चिमाशिरा, यानी महाशिरा की बात कर ली, ठीक है ना। देखो, अंगों से लाने वाली, फिर याद करना, अंगों से लाने वाली महाशिरा, अंगों से लाने वाली महाशिरा कहाँ लाएगी? यहाँ डाल देगी ला करके। किसमें डाल देगी? दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद का शब्द इंग्लिश में लिखो तो दाया, डालना, डी से क्या हो जाएगा? डाल देना। तो ये क्या करेगी? दाएं भाग में डाल देती है। और ऐसे भी आलिंद का आगे का शब्द आता है आलिंद में आता है, नीले से निकलता है। आलिंद में आता है, नीले से निकलता है। चाहे कोई सा भी आलिंद हो, उसमें ब्लड आएगा। और ये याद रखना, जो दायां भाग है उसमें कौन सा आएगा? अशुद्ध आएगा। बायां भाग है उसमें कौन सा आएगा? शुद्ध आएगा। कौन सा निकलेगा? शुद्ध निकलेगा, आएगा शुद्ध। इधर के भाग की बात करूं तो इधर कौन सा भाग है? दायां, जो सीधा भाग होता है हमारा। और एक बात और बताऊं विद्यार्थियों, हमारा जो हार्ट होता है ना, वो किस भाग में होता है भाई? लेफ्ट साइड में होता है। आप हाथ लगा के देखोगे ना तो लेफ्ट साइड में हमारा हृदय धड़कता है। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं दुनिया में, कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं दुनिया में जिनमें क्या होता है? जो हार्ट होता है वो राइट साइड होता है। बताओ, अब डॉक्टर जैसे किसी कोई व्यक्ति, जैसे मान लीजिए राइट हैंड वाला व्यक्ति है ना, वो पानी में डूब गया है ना, और उसको हॉस्पिटल लेके गए, है ना। राइट हैंड में, राइट साइड में जिसका हार्ट है उसको लेके हॉस्पिटल चले गए, डॉक्टर चेक करेगा लेफ्ट साइड में, वो तो करेगा ये तो मर गया। क्या सोचेगा वो? ये तो मर गया, इसका तो हार्ट ही दर्द कर देखेगा। भाई डॉक्टर का, डॉक्टर को पता होता है, इतना एक्सपीरियंस होता है कि उनका जो धड़कन मापने का जो स्टेट और जो भी बोलते हो आप, वो मीटर है, वो सिर्फ लेफ्ट साइड पे जाता है, ठीक है ना। इस तरह से ये दिक्कत होती है। अब वो तो कहता है व्यक्ति मर गया, लेकिन घर वालों को पता चले जाएगा बेटी, जैसे ही उस घर वालों को भी नहीं पता किस साइड हृदय है, बस उसकी माँ को पता होता है, सिर्फ माँ को पता होता है किस साइड पे हृदय धड़क रहा है बच्चे का, है ना, औरों को पता नहीं होता है। तो वो मर गया ऐसा कह देगा डॉक्टर, उसको जैसे शमशान में लाएंगे डर जाए, वो उठ जाएगा वहां से, थोड़ा लगेगा ना शरीर को झटका लगता है, तो उठ जाएगा वहां से, तब लगेगा जो सोचेगा रोज बच गया, कैसे बच गया। तो उसको ये देखिए हमने तुम्हारा हार्ट बीट चेक करी थी, भाई तुम्हारी हार्ट बीट तो है ना चल रही थी, सॉरी बंद हो रही थी, लेकिन उसने कहा कि मेरा हृदय इधर नहीं है, इधर है, डॉक्टर ने इधर चेक किया होगा उल्टी साइड पे, इसलिए मैं क्या हो गया मृत घोषित कर दिया। तो विद्यार्थी ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका हृदय है ना राइट हैंड में होता है। ऐसा है थोड़ी ब्रह्मा जी ने बना दिया, ऐसे थोड़ी है कि जी सबका लेफ्ट में होगा, किसी का राइट भी हो सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया। कोई याद करना चाहे तो लिख लेना, जो जिन व्यक्तियों का जो हृदय होता है ना वो राइट साइड में होता है, उनको बोलते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया। तो कभी ऐसी गलती मत करना आप लोग, कोई व्यक्ति आपके सामने डूब जाए ना तो उसके दोनों साइड पे चेक करना, एक साइड बंद नजर आए ना राइट है तो लेफ्ट राइट में भी चेक करना, कभी कभी बच जाएगा बेचारा, नहीं तो आपको मैंने कृत्रिम श्वसन बताया था पूरा उसका बंटाधार कर दो। तो यहाँ पे हम बात करें डेक्स्ट्रोकार्डिया कहा जाता है जिन व्यक्तियों का हार्ट होता है ना वो राइट साइड में होता है, लेफ्ट में सबका होता है। अब विद्यार्थी मैं यहाँ पे बात करता हूँ और चीजों की। देखो यहाँ मैंने बताया आपको, ये यहाँ से क्या निकली थी
फुफ्फुसीय धमनी, ये फुफ्फुसीय धमनी निकली थी, ये बढ़ जाएगी भाई आगे जाकर के। इसको बांट देता हूं मैं, जो फुफ्फुसीय धमनी है ना ये निकलेगी आगे जाकर के, एक तो हो जाएगी दाएं, एक हो जाएगी बाएं, एक को तो कहेंगे बाएं और एक को कहेंगे दाएं। एक जाएगी बाएं दाएं में फेफड़ों में, एक जाएगी बाएं फेफड़े में। अब जाएगी तो निकलेगी, निकलेगी बताओ, जो जाएगी यानी किसके रूप में जाएगी, फुफ्फुसीय धमनी के रूप में जाएगी, फुफ्फुसीय शिरा के रूप में निकल आएगी। जैसे मैं यहाँ थोड़ा सा डायग्राम इधर बना देता हूँ इस साइड में। अब लाने वाली कितनी, ले जाने वाली 2 और लाने वाले कितने 4, याद रखना, ले जाने वाले तो 2, दाया फेफड़ा यानी बाया फेफड़ा दाया फेफड़ा में लेके जाएगी। ये मैंने डायग्राम आपको नजर नहीं आ रहा, शायद थोड़ा सा इसको कर देता हूँ, ये इस तरह से, ये यहाँ पर ये हमारे फेफड़े मैंने ऐसे बनाए छुटपुट है ना, तो यहाँ पे जाएगी, इधर से इधर जाएगी, तो ये शुद्ध होने के लिए जा रही है, कहाँ जा रही है, फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए। अब फेफड़ों में शुद्ध हो गया, शुद्ध होने के बाद यहाँ से वापस निकल के इस तरह से इधर से निकाल देता हूँ इनको। एक तो आएगी कौन से दाएं फेफड़े से, एक बाएं से। तो विद्यार्थी ये जैसे मैंने चित्र बना रखा है ना, आपको इस तरह से मैंने 2 ही बना रखी, कितनी बना रखी 2, ऐसी 2 नहीं होती है, एक इसके पीछे से आती है, एक आगे से आती है, तो ऐसे 4 होती है भैया, कितनी होती है 4, ठीक है ना। इस तरह से 4 जगह से आके ये हमारे किसमें आके मिलती है, बाएं आलिंद में। कौन है ये सारी की सारी, ये आ रही है ना वहां से बाहर से, ऐसे ये इनको मैं कर देता हूँ इधर कन्वर्ट करके, इस तरह से इस तरह से चेंज होकर आ जाती है ऐसे, ये सब में मिलते हैं भैया, इनकी शाखाएं बन जाती है, मतलब बता रहा हूँ क्या हुआ इनका, ये 2 का हम 2 का क्या हुआ, इन 2 का ये 2, वो जो 4 को आने थी ना 2 बार के लिए, हाँ अरे यूं बता, यूं है इसका मतलब कि जो कहाँ से जा रही है, हृदय से रक्त को लेके जा रहे हैं, देखो किससे लेके जा रहे हैं, नीले से निकल रहा है ना, छोड़ना, हमारे नीले से अशुद्ध रक्त निकल रहा है, किसके माध्यम से, फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से। ये आगे जाकर के किसमें बढ़ जाती है, 2 भागों में, अगर बाएं में और दाएं में, है ना, ठीक है। कैसे बढ़ जाएगी, बाएं फुफ्फुसीय धमनी और दाएं फुफ्फुसीय धमनी, इनमें आगे जाके बढ़ गए, फेफड़ों में चले गए, वहां शुद्ध हो रहा है, क्या हो रहा है, शुद्ध हो रहा है। अब वहां से आपको यहाँ से ये आएगी ना, तो ये फेफड़ों से लौटेगी ना, तो लौटने में तो 2 ही लौटेगी, लेकिन ये आगे जाके जब हृदय से मिलेगी ना, तो ये इनके भाग हो जाएंगे 4, 2 के नहीं, पाइपलाइन में, ठीक है, जैसे ये मेरा हाथ है ना, अब यहाँ से एक ही लाइन है, समझो एक लाइन आ रही है, लेकिन ये बढ़ नहीं सकती, कैसे, ऐसे बढ़ जाती है, एक ऊपर वाली ये, तो ऐसे करके 4 बढ़ती है, 2 तो इधर से आती है, देखो देखो समझो इधर, ये समझो, ये हमारे फेफड़े हैं 2, ये हमारे 2 फेफड़े हैं, 2 एक इधर से आएगी, एक इधर से आएगी, तो ऐसे बढ़ती है। और हाथ में भी ऐसे होता है, देखो ये हमें 3D डायग्राम कैसे बताऊं आप लोगों को, एक जैसे आपको गोल चीज ये ले लीजिए, 2 तो इस साइड से आएगी, समझो 2 तो ऐसे ले लीजिए, ये मुट्ठी 2 तो इस साइड से आएगी और 2 इस साइड से आएगी, किस कौन है हमारा, ये हमारा आलिंद, आलिंद की बात कर रहा हूं मैं, आलिंद में इस तरह से आती है, यानी आलिंद के भी भाग है। चलो आलिंद बनाता हूं मैं अलग से, आलिंद देखो ये मैंने आलिंद बना दिया, चलो इधर अलग से, ये हमारा आलिंद है। अब इस आलिंद में भी तो दाया बाया उभरने का बताओ, ये आलिंद का कौन सा भाग, दाया भाग, और ये आलिंद का कौन सा भाग, बाया भाग। मैं बात किसके कर रहा हूँ भाई, ध्यान देना, मैं बाया आलिंद की बात कर रहा हूँ, बाया आलिंद, ठीक है ना, बाया आलिंद की बात कर रहा हूँ। बाया आलिंद का भी दाया भाग होता है और बाया का भी, और इसका भी कौन सा भाग होता है, ठीक है ना, दाया भाग होता है। तो 2 तो इधर से आएगी भाई, याद रखना, 2 तो इस साइड से आएगी और 2 इस साइड से आएगी, ऐसे ही आएगी पीछे से, 2 पीछे से जुड़ेगी, 2 आगे। हमारा हाथ होगा, एक थैली ले लीजिए आप, तो थैली ऐसे ले लीजिए, 2 इधर से जुड़ गए, 2 इधर से जुड़ गए, ऐसे ये मार्कर से देख लो, एक समझ लो, ये 2 इधर से जुड़ गए और 2 इधर से जुड़ गए, ऐसे जुड़ती है ये, आगे बात समझ में, ठीक है ना। तो इनको जोड़ने का क्रम याद मत रखना, आप तो आप इतना याद रख लेना कि जो, अब ये इसको क्या बोलेंगे भाई, इसको क्या नाम देंगे हम, ये आती है ना, ये होती है फुफ्फुसीय शिरा, कौन होती है, अब मैं इसको रेड से लिख रहा हूं क्योंकि ये कौन सा ब्लड लेके आएगी, शुद्ध ब्लड लेके आएगी भाई, फुफ्फुसीय शिरा। तो हमने बात कर ली, देखो यहाँ पे सब नलिकाओं की बात कर ली है ना, देखो वो कोई नलिका छूटी नहीं थी हमारे पास, तो देखो कितनी नलिका है, दोबारा सर्विस करता हूँ, आप कंफ्यूज नहीं होना, देखो है ना, क्योंकि इस चित्र से बहुत सारी चीजें, इस चित्र से दोबारा कार्यविधि भी समझने। अभी ये मैंने ये चीजें बना रखी, इनके बारे में भी आप मन में सोच रहे हैं, ये क्या बना रखा, यहाँ बना रखा, यहाँ बना रखा, इस तरह से
अब मैं आगे चलता हूं। देखो, मैंने आलिंद की बात करी, मैंने नीले की बात करी विद्यार्थियों। अब मैं आपको बात करता हूं। देखिए, इधर रुधिर का आवागमन दे रखा है, वैसे आपके पहले क्रियाविधि तो नहीं दे रखी। तो क्या होता है, देखो फेफड़ों से क्या होता है, हमारे फेफड़े होते हैं, फेफड़ों से ऑक्सीजनित रुधिर, है ना। किताब की बात ध्यान देना, किताब आप साथ में रखा करो, है ना, उससे भी ध्यान दिया करो, है ना। तो क्या होता है, फेफड़ों से ऑक्सीजनित शुद्ध रुधिर, शुद्ध रुधिर का मतलब ऐसा है कि उसमें ऑक्सीजन मिली होती है, उसको शुद्ध रुधिर कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल साफ क्लीन हो, ऐसा नहीं है। तो क्या होता है, चार फुफ्फुसीय शिराओं द्वारा, किताब में साफ लिखा हुआ है, चार फुफ्फुसीय शिराओं के द्वारा, इनके द्वारा, चार फुफ्फुसीय शिराओं के द्वारा किसमें लाया जाता है भाई, शुद्ध रुधिर हमारे बाएं भाग में। बायां भाग कौन सा, बायां आलिंद, है ना, याद रखना, बाएं आलिंद में लाया जाता है। और फिर क्या होता है, यहां से क्या होगा, हृदय की भित्तियों के अतिरिक्त, ध्यान देना, हृदय की भित्तियों में लाया जाएगा। एक तो होती है हमारी बॉडी, ये तो देखो इधर से हमारे फेफड़ों में क्या हो, फेफड़ों से शुद्ध रुधिर आ गया। अब यहां से आया किसमें, ये बोलो, ये नीले में आ गया, किसमें आ गया, नीले में, ये ठीक है ना। उसके बाद बुक की लैंग्वेज में ध्यान देना, हृदय से अशुद्ध रुधिर को हृदय शिरा, अब हार्ट की बात कर रहा हूं मैं, हृदय से अशुद्ध रुधिर को हृदय शिरा तथा कोरोनरी साइनस द्वारा आलिंद में लाया जाता है। अब मान लो ये हमारा इंजन है, इसकी बात कर रहा हूं मैं ना, इस लाइन को समझना, एक एक लाइन को समझना किताब की, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। देखो, ये हमारा हृदय है, अब इंजन काम कर रहा है, ये भी तो अंग है ना। क्या इसमें धमनियां शिराएं नहीं होती, क्या ये काम नहीं करता, क्या इसमें अशुद्ध रुधिर नहीं बनता, बनता है। हमारे हार्ट में भी अशुद्ध रुधिर बनता है। तो विद्यार्थी में यहाँ एक नाम और लिखूंगा, यहाँ पे बहुत सारी जगह है, वैसे आप इसका पहले स्क्रीनशॉट लो एक बार, ताकि आपको कंफ्यूज नहीं हो कि मैंने यहाँ तक क्या बताया था। अगर आप लेना चाहते हो तो फटाफट ले लीजिए, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो क्या आपको कंफ्यूज नहीं होगा बाद में, क्योंकि इसमें वो नाम लिखा है। देखो, अब मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने ये ग्रीन सा ये बना रखा है विद्यार्थी, ये ठीक है ना। ये जो चीज है इसको बोला जाता है कोरोनरी साइनस। क्या बोला जाता है इसको, मैं लिखता हूं यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं, कोरोनरी साइनस। क्योंकि आपकी बुक में अलग डायग्राम है, वैसे कोई दिक्कत नहीं, इसको क्या कहते हैं, कोरोनरी साइनस। ठीक है विद्यार्थियों, ये कोरोनरी साइनस है। और ये कोरोनरी साइनस है ना, इसके यहाँ पर मैंने क्या बताया आपको, आपकी बुक में एक लैंग्वेज लिखी हुई है कि हृदय से अशुद्ध रुधिर, हमारा जो हृदय होता है ना, चार हृदय की सब दीवारों में ये फैली रहती है। हृदय से अशुद्ध रुधिर को कौन लाता है, वह हृदय शिरा और कोरोनरी साइनस दाएं आलिंद में लाता है। किसमें लाता है, दाएं आलिंद में। किताब की लैंग्वेज है ना पूरी, देखना इधर कोरोनरी साइनस है, ये यहाँ पे होता है किस जगह, तो याद रखना, कोरोनरी साइनस के द्वारा और शिरा के द्वारा। किसके द्वारा, शिरा के द्वारा। कौन से शिरा, वो भी कौन शिरा का नाम भी याद रखना, हृदय शिरा, याद रखना हृदय शिरा। मैं यहाँ बना नहीं सकता उसको, क्योंकि हृदय में फैली होती है भाई, है ना, हृदय में फैली होती है, पूरा हार्ट होता है उसमें फैली होती है, हृदय शिरा है ना। वैसे हृदय धमनियां फैली रहती है भाई, है ना। अब आपको ऐसे क्वेश्चन आएगा कि हृदय को रक्त कौन आपूर्ति करता है, हृदय से पहले तो लिख रखा है हृदय से रक्त को कौन ले जाता है, हृदय से अशुद्ध रुधिर को। अब अंगों की बात कर ली हमने, है ना, अभी क्रियाविधि में अंग तो फिर दोबारा पढ़ लेंगे, है ना। पहले हार्ट में कंफ्यूजन होना चाहिए, हमारे हार्ट में जितना भी अशुद्ध ब्लड है उसको कोरोनरी साइनस, प्लस में यहां कर देता हूं, इसको लिखना नहीं है अगर आपसे, प्लस कौन सा, हृदय शिरा। याद रखना बच्चों, इसको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमारे हार्ट से अशुद्ध रुधिर को इकट्ठा करके कोरोनरी साइनस और हृदय शिरा कहां पे लेके आती है, दाएं आलिंद में लेकर आती है। बात क्लियर हो गई। ये तो होगी अशुद्ध रुधिर की। अब शुद्ध की बात करता हूं। यहाँ पे हमारा जो हृदय होता है उसमें क्या होता है, शुद्ध रुधिर लाने वाली कौन कौन सी चीजें होती है, तो उनको बोला जाता है विद्यार्थियों कोरोनरी धमनियां। क्या बोला जाता है, कोरोनरी धमनियां। अब मैंने यहाँ पर कोरोनरी धमनियां तो वैसे पूरे में थे नहीं रहते, लेकिन मैं यहाँ पे तीन विशेष बनाई है भाई, यहाँ ध्यान देना, मैंने तीन विशेष बनाई है। ये यहाँ पे विद्यार्थी ये होती है ऐसे नोड, यहाँ पे क्या है, ऐसे नोड, ये ऐसे नोड है ना, हमारे हृदय का गति निर्धारक, हमारे हृदय का पेस मेकर। इस पेस मेकर के तीन तरफ से ऐसे ऐसे, जैसे मान लीजिए ये पेस मेकर हो गया, इसके 1 2 3 तीन कोरोनरी धमनियां हमारे हृदय को शुद्ध ब्लड की क्या करती है, सप्लाई करती है। मैंने इधर क्यों बनाया भैया, ये पेस मेकर यहाँ नहीं होता, यहाँ होता है इस जगह पे, थोड़ा सा मैंने इधर बनाया आपको दिखाने के लिए, थोड़ा इधर साइड पे होता है ये, ठीक है। ये ब्लड लाती है, और जैसे इनसे ब्लड गिरता है ना विद्यार्थियों, जैसे ब्लड गिरता है उस समय क्या होता है,
यहाँ पे करंट पैदा होता है और इस करंट से इंजन चालू हो जाता है, यानी हमारा हार्ट कार्य करना शुरू करता है। ये हमने बात करी। इसके अलावा और क्या क्या चीजें देखिए, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो हमारा दाएं नीले होता है। दाएं नीले से, अब ये दाएं नीले में आ जाओ आप, ये दाएं नीले से क्या निकलेगा, फुफ्फुस कांड निकलेगा। अभी मैं कपाटों की बात नहीं कर रहा हूं, दाएं नीले से फुफ्फुस कांड। देखो ये ग्रीन ग्रीन सा जा रहा है, ये ग्रीन ग्रीन सा क्या है, फुफ्फुस कांड है। क्या है ये, फुफ्फुस कांड। ये फुफ्फुस कांड निकल कर कहां जाता है भाई, फुफ्फुस कांड निकलकर दो शाखाओं में बट जाता है। फुफ्फुस कांड निकलकर किससे निकलता है, दाएं नीले से फुफ्फुस कांड निकल करके इसमें बट जाता है, दो शाखाओं में बट जाता है और बट करके अपनी अपनी ओर के फेफड़ों में जाता है। फेफड़े दो है ना, क्या एक पाइपलाइन से काम कर जाएगा, इसकी शाखाएं बढ़ जाती है, एक इधर चली जाती है, एक इधर चली जाती है। 16 मीटर, आधे इधर आओ आधे इधर जाओ, है ना, ऐसे। तो आधी इधर जाती है आधी इधर जाती है, बढ़ जाती है, फेफड़ों में चली जाती है। फेफड़ों में जाने के बाद क्या होगा देखिए, और सबसे बड़ी जो धमनी वाहिका होती है, बाई महाधमनी। अब ये इसकी बात करते हैं, ये बाएं नीले से निकलती है। इधर से कौन निकलती है, फिर दोबारा बता रहा हूं, ये जो दाया नीले है ना, दाएं नीले से निकलती है फुफ्फुस धमनी, आगे जाकर के दो भागों में बढ़ जाती है, अपनी अपनी ओर के फेफड़ों में चली जाती है। उसके बाद बाएं नीले से क्या निकलती है, महाधमनी कांड निकलता है। कांड यहाँ तक ही, केवल यहाँ तक ये कांड, फिर उसके बाद ये आराम से जाएगा कांड, इसको हृदय पे करना है, केवल निकल जाती है। उसके बाद क्या होता है देखिए विद्यार्थियों, ये हृदय के अलावा क्या करती है, पूरे अंगों में, ये यहाँ मैंने कट लगा रखा है, यहाँ इससे थोड़े अंगों में जाएगी, यहाँ से डेढ़ चित्र गड़बड़ हो जाएगा। तो ये पूरी महाधमनी कांड, ये देखो इधर से एक बार और, ये यहाँ से बाएं नीले से निकल करके ये चली जाती है हमारे अंगों में, अंगों में पहुंच जाती है शुद्ध रुधिर लेकर के। अंग उसको वापस कर देते हैं डीऑक्सीजनेटेड, फिर उसको महाशिरा वापस लेके चली जाती है दाएं नीले में, दाया आलिन में। दाया आलिन नीले को भेज देता है, नीले वापस फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से आगे भेज देता है। तो ये प्रक्रिया चलती है विद्यार्थियों। अब विद्यार्थियों में ये तो होगी भाई थोड़ी छोटी मोटी क्रियाविधि। अब इसके बाद में बात करता हूँ, हमारा जो हार्ट होता है ना, हमारे हार्ट में है ना लगभग लगभग कितने पट, लगभग 3 पट पाए जाते हैं। पट मतलब जानते हो ना, सेप्टा। पट किसको कहते हैं, विभाजित करने वाले। क्या करने वाले, विभाजित करने वाले। इसको जैसे पट किवाड़ होते हैं ना, हमारे किवाड़ ऐसे खुलते हैं ऐसे, तो हमारे जो नीले होते हैं, हमारे जो आलिंद होते हैं, जैसे ये आलिंद और ये भी आलिंद, इनको विभाजित करने वाला है ना, उसको बोलते हैं हम पट। तो आलिंद और नीले को, तो पहली बात करता हूं मैं, इसका नाम होता है आपके पास अंतर आलिंद पट, ठीक है ना। अंतर आलिंद पट का मतलब यही है, यानी ये यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ये इस जगह पे लिखता हूं, देखो ये भाग, इसको कहते हैं अंतर आलिंद पट। अंतर आलिंद पट यानी जो है ना, हमारा आलिंद है दाया हो और बाया है, बाया आलिंद और दाया आलिंद के बीच में जो जगह होती है, जो इनको चिपकाए रखता है, उसको बोलते हैं हम, क्या कहते हैं उसको हम, अंतर ये क्या नाम से, अंतर आलिंद पट। एक तो अंतर आलिंद पट हो गया, तो बताओ उसके बाद क्या होगा, अंतर, और जो ध्यान देना इधर, अंतर आलिंद पट की एक खास बात है, मैं इसके बारे में बता दो आप लोगों को। विद्यार्थी जो अंतर आलिंद पट होता है, उसके ऊपर क्या होता है, एक अंडाकार गर्त होता है भाई। ये देखो अब यहाँ पे मैंने बना रखा है, छोटा बना रखा है, देखो इधर ध्यान देना बोर्ड पे, इस जगह पे मैंने बना रखा है, ये ऐसे, ये धमनी शिरा से नहीं है, ये तो निकल गई है ना, इसी की बात कर रहा हूँ हार्ट की। यहाँ पर एक गड्ढा होता है भाई, यहाँ से मैं इसको निकाल देता हूँ, देखो लिखने के लिए, ये एक छिछला सा गड्ढा होता है, इस गड्ढे का नाम होता है फोसा ओवेलिस। इस गड्ढे को कहते हैं फोसा ओवेलिस, फोसा ओवेलिस। अब ये इतना महत्वपूर्ण है कि अगर ये नहीं होता ना तो अपन नहीं होते भाई। अगर इसके बारे में किसी को कुछ जानकारी, देखो आप पढ़ा करो, मैंने नोट्स आज भी दूंगा आपको, क्योंकि देखो मैं लिख रहा हूँ इनको, है ना, नोट्स इनके दूसरे क्या दूसरों के दूंगा मैं आपको, तो उनमें गलती भी हो सकती है, इसलिए मैं लिख के दे रहा हूँ। तो इसलिए थोड़ा सा आपको वेट कर लेना, आ जाते, क्योंकि स्कैन करने का थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, चाइना की ऐप पे प्रतिबंध लग गया, तो कैम स्कैनर से स्कैन नहीं हो रहा, किसी के मोबाइल में होगा तो वहां से स्कैन करके आपको दूंगा। तो विद्यार्थी क्या होगा, देखो हम बात कर रहे थे अंतर आलिंद पट की, तो अंडाकार गर्भ, जिसको हम क्या कहते हैं, या तो अंडाकार छिद्र कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, अंडाकार छिद्र, इसको बोलते हैं फोसा ओवेलिस। और मैं आपको मस्तिष्क पढ़ाऊंगा,
ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, फोसा ओवेलिस, ठीक है ना। और एक इसी के जैसा नाम है, कंटिन्यू ना, ये जो हमारी गर्दन है ना, ये गर्दन फिटिंग हो रही है ना, इसको बोलते हैं फोरामेन मैग्नम। ये हमारी जो गर्दन होती है, जो जिस जगह पे, जिस अस्थि से फिट हो रही है, जिस गड्ढे में फिट हो रही है खोपड़ी के, उसको फोरामेन मैग्नम कहा जाता है। तो मैं बात कर रहा था यहाँ पे आगे, तो फोसा ओवेलिस नाम का एक गड्ढा होता है। विद्यार्थी, गड्ढा क्या करता है, देखो ये गड्ढा ऐसा होता है कि जो हम भ्रूण अवस्था में होते हैं, है ना, याद रखना, फोसा ओवेलिस का बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि जब हम भ्रूण अवस्था में होते हैं, यानी जब हम मां के पेट में होते हैं, तो उस समय क्या होता है, क्या हमारे फेफड़े सक्रिय होते हैं? अरे होते हैं क्या? नहीं होते, हमारे फेफड़े सक्रिय नहीं होते। तो बताओ फिर हमारे जो ब्लड होता है ना, वो कैसे क्या होती है, कैसे यहाँ का काम खत्म, हमारा हार्ट इतना सा है, ऊपर की क्रियाविधि बंद, हमारा हार्ट यहाँ तक ही रहता है। तो विद्यार्थी क्या होता है, डायरेक्ट डायरेक्ट क्या होता है, जो हमारा जो ब्लड होता है ना, याद रखना, शुद्ध ब्लड अशुद्ध ब्लड का कुछ मैटर नहीं है। अपरा के माध्यम से या माँ का जो ब्लड होता है ना, शुद्ध ब्लड, वो डायरेक्ट बच्चे में प्रवाहित होता रहता है अपरा के माध्यम से। और इधर यहाँ पे क्या होता है, ये जो फोसा ओवेलिस है, ये दोनों आलिंदों के मध्य एक गड्ढा पाया जाता है, चिकना सा गड्ढा होता है। इस गड्ढे में से भ्रूण अवस्था में जो ब्लड होता है ना, आलिंद दोनों आलिंदों में इधर उधर क्रॉस कर जाता है। क्या हो जाता है, दोनों में क्या कर जाता है, क्रॉस कर जाता है। अब विद्यार्थी छोटा बच्चा है भ्रूण अवस्था में, ये छिद्र बंद हो जाता है। जैसे हम जन्म लेते हैं तो ये बंद, हमारे फेफड़े जैसे एक्टिव होते हैं, धीरे धीरे जैसे हम बड़े, जैसा लगता है कि बच्चा जन्म लेने वाला है, तो जैसे बेबी का बर्थ होने वाला होता है, उस समय क्या होता है कि जो छिद्र है ना, ये छिद्र बंद हो जाता है। लेकिन किसी बच्चे में ये छिद्र बंद नहीं होता है ना, तो उसमें क्या होता है, बच्चे में आलिंदों में रुधिर मिलता रहता है इधर उधर से, तो उसका जो खून होता है नीला होता है, तो उस बच्चे की मौत हो जाती है वैसे, तो उसको बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। आपके कोर्स में नहीं है वैसे, ये ब्लू बेबी सिंड्रोम बोला जाता है। अगर ये मिल जाता है ना, तो बच्चा मर जाता है नीला होकर के, यानी उसका क्या होता है, जो छिद्र बंद नहीं होता, और इस बंद नहीं होने की वजह से क्या होता है, आलिंदों का और दोनों आलिंदों का, एक में तो शुद्ध है, एक में अशुद्ध है ना, एक में तो क्या है अशुद्ध, एक में शुद्ध है, तो शुद्ध और अशुद्ध रक्त उस बच्चे में मिल जाता है, उस बच्चे की डेथ हो जाती है, और इसको बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। भ्रूण अवस्था में फोसा ओवेलिस बंद नहीं होता, इसलिए बच्चा मर जाता है। तो फोसा ओवेलिस का बहुत इंपॉर्टेंस है। आगे बात करते हैं अंतर्निलय पट की। बिल्कुल सिंपल है, अंतर्निलय पट तो यही है, ये देख लीजिए यहाँ पे, ये इसको बोल देते हैं अंतर्निलय पट। दिख रहा है इधर तक, दिख रहा है ना, चलो इसको नीचा कर देते हैं, अब नीचे काम आएगा। अंतर्निलय पट, क्लास को पूरी देखना आप लोग, बीच में छोड़ना मत, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी पूरी, क्योंकि क्रियाविधि एक बार में पूरी होती है, फिर चित्र बनाना पड़ेगा, फिर पूरी रामलीला चलेगी पूरी। अंतर्निलय पट यानी ध्यान देना, अब आपको देखा रखना है, दोनों आलिंदों के मध्य पाया जाएगा, उसको बोलेंगे अंतर आलिंद पट। दोनों नीलियों के मध्य पाया जाएगा अंतर्निलय पट। अंतर्निलय पट में कुछ याद नहीं रखना, अंतर आलिंद पट में याद रखना है, क्या याद रखना है, फोसा ओवेलिस याद रखना है, जो भ्रूण अवस्था में एक छिद्र होता है, जब हम जन्म लेते हैं तो बड़े होते हैं, तो जन्म लेते हैं ना, तो ये बंद हो जाता है। बस इतना सा याद रखना आपके कोर्स के हिसाब से, और कुछ याद नहीं रखना। नेक्स्ट आता है आलिंद निलय पट। क्या आता है आलिंद निलय पट, क्या होता है भाई, ये किसके मध्य पाया जाता है, देख लीजिए आप, ऐसे सिंपल है, ये ऐसे पाया गया था तो ये ऐसे पाया जाएगा। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये इस जगह से थोड़ा डॉट करके, तो इसको बोलते हैं हम आलिंद निलय पट। अब विद्यार्थियों हम चलते हैं आगे हमारे मोस्ट पॉइंट पे, ये है हमारा आलिंद निलय पट, है ना। आलिंद निलय पट जो होते हैं इसके ऊपर पे, है ना, ये आलिंद निलय पट है। इन आलिंद निलय पट होते हैं, इनके मध्य दो कपाट पाए जाते हैं, ये संयोजी ऊतक से संबंधित होते हैं, और इनके मध्य दो कपाट पाए जाते हैं। इस साइड पे मैं बात कर रहा हूं, इधर जो ये साइड है, कौन सी साइड की बात कर रहा हूं, दायां नीले वाली, दायां भाग, है ना, दायां भाग होता है। तो दाएं भाग पे विद्यार्थियों क्या होता है, कपाट पाए जाते हैं, जिसको बोला जाता है त्रिवलन कपाट। क्या बोलते हैं, त्रिवलन। तो यहाँ पे कपाट मिलते हैं, उन कपाटों को मैं नाम देता हूँ, ये कपाट है भाई, ये इधर हमें है ना, तो इधर बोलता है त्रिवलन कपाट। त्रिवलन त्रिवलन कपाट को विद्यार्थियों एक और नाम देता हूं मैं इंग्लिश में, इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड। ये ट्राइकस्पिड वाल होता है, और इधर चले जाते हैं हम, इधर चले जाते हैं, यानी बाएं आलिंद और बाएं नीले के मध्य जो कपाट होता है उसको बोलते हैं बाइकस्पिड। क्या बोलते हैं उसको, बाइकस्पिड।
ठीक है, बाइकस्मिक ट्राई और इसको द्विवलन। अब ये द्विवलन और त्रिवलन क्या है, आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि द्विवलन त्रिवलन क्या है। कुछ भी नहीं है। जैसे आप कहीं जाते हो, एक मकान के दो दरवाजे होते हैं, दरवाजे पे हमने एक ही किवाड़ लगा रखा है। देखो कैसे होता है, बाहर लगा रखा है चैनल गेट, फिर अंदर लगा रखी है जाली मच्छर की, फिर इसके अंदर और गेट लगा रखा है, तो 3 गेट हो गए, तो त्रिवलन हो गया। क्या हो गया? त्रिवलन, है ना। समझ रहे इस चीज को बिल्कुल अच्छे से। तो 3 वलनों से, थोड़ा इधर बना देता हूं मैं इसको, ऐसा समझो जो कपाट होते हैं इन पे 3 वलन होते हैं, ऐसे 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 ऐसे, ये 3 वलन होते हैं, है ना। तो इनको बोलते हैं त्रिवलन कपाट। जिन पे 3 वलन होते हैं त्रिवलन कपाट। 3 दरवाजे होते हैं त्रिवलन, 2 दरवाजे होते हैं द्विवलन कपाट। तो किसमें मिलता है, देखिए हमारे दाएं आलिंद और दाएं नीले के मध्य जो कपाट मिलता है उसको बोलते हैं त्रिवलन कपाट, और जो हमारा बायां नीले और बायां आलिंद होता है उसके मध्य जो कपाट मिलता है उसको द्विवलन कपाट बोलते हैं। यार ना बहुत अच्छे से 2 कपाट बताए मैंने आपको, अभी आपको 4 कपाट और बताऊंगा भाई, ठीक है ना। और किताब में, क्योंकि आप किताब में 2-3 ही कपाट दे रखे हैं, और दे रखे हैं अर्धचंद्राकार कपाट। चलो अर्धचंद्राकार कपाट की बात क्या करते हैं, पहले इसके पहले एक बात और कर लेते हैं अपन, है ना। तो ये जो कपाट है, तो ये कपाट जो है विद्यार्थी, जैसे ये कपाट है ना नीले, अब मैं नीले की बात कर रहा हूँ। नीले की भित्ति होती है ना, तो ये नीले की भित्ति पर विद्यार्थी रेड रेड बना रखी मैंने, इसको लिख देता हूं मैं पेपिलरी पेशियां। पेपिलरी पेशियां बहुत अच्छा टॉपिक है और इंटरेस्टिंग भी है। जो नीले होता है ना, नीले की दीवारों पर पेपिलरी पेशियां उभरी रहती है। पेपिलरी पेशियां का आगे का शब्द है प से होता है पकड़ना। किसको पकड़ती है? प से किसको पकड़ती है? ये दरवाजों को पकड़ती है। अब मैंने यहाँ पे देखो ऐसे डॉट डॉट बना रखे हैं, ऐसे ये हमारा इस तरह से ध्यान देना है थोड़ा सा, अभी मैं मिटाऊंगा इसको, इस चीज को। तो जो ये हमारे क्या होते हैं, कपाट होते हैं। तो पेपिलरी पेशियों से क्या निकलते हैं? कोई रज्जु निकलते हैं। टेंट देखा हो ना आपने, टेंट लगाते हैं ना, टेंट में बम्बा होता है, उस बम्बे को इधर से भी रस्से से बांधते हैं, इधर से भी रस्से से बांधते हैं, इधर से इस तरह से रस्से से बांध के तब उसको रखते हैं। तो हम भी ऐसा ही करेंगे। हम क्या करेंगे कि जो पेपिलरी पेशियां होती है ना विद्यार्थियों, नीले की दीवारों पर भीतर की ओर, फिर समझना, नीले की दीवारों पर भीतर की ओर, नीले की दीवारों पर भीतर की ओर, यानी नीले की दीवारों के भीतर की ओर क्या होती है? पेपिलरी पेशियां होती है। ये पेपिलरी पेशियां से कुछ तंतु निकलते हैं, ठीक है ना, कुछ तंतु निकलते हैं या कुछ रस्सियां निकलती है, ऐसा समझिए। वो तंतु क्या करते हैं? इन कपाटों को पकड़े रहता है। यानी जैसे मैंने बनाया था ना, ये इधर देखिए, आप ऊपर थोड़ा देख ले, ऊपर देखिए, इस जगह पे देखिए, इस जगह पे क्या होता है? ये रस्सियां होती है, ये रस्सियां इस तरह से बंधी रहती है, और ये रस्सियां जाकर के किससे जाके जुड़ जाती है? नीले की दीवार से जुड़ जाती है। तो इन रस्सियों का एक विशेष नाम होता है, बहुत ही खतरनाक नाम होता है विद्यार्थी, इसका बहुत ही खतरनाक, इसका नाम होता है कोडा टेंडिनी। क्या होता है? कोडा टेंडिनी। तो पेपिलरी पेशियों से कुछ तंतु निकलते हैं, उन तंतुओं को बोला जाता है कोडा टेंडिनी। कोडा टेंडिनी, ठीक है। जैसे मैंने बताया ना, तो वैसे वैसे आप पढ़ते रहना, इसको कंटिन्यू पढ़ोगे ना, ऐसे लिख पाओगे, नहीं तो बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा। ये पूरा 2 पेज का ट्यूशन है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। पेपिलरी पेशियों से तंतु निकलते हैं, कोडा टेंडिनी निकलते हैं। ये रज्जु भी बोल सकते हो आप उसको, किताब में रज्जु दे रहता है, तंतु भी बोलो, रज्जु निकलते हैं। ये रज्जु क्या करते हैं? हमारे कपाटों को, केवल कौन से कपाट को पे होती है? ये होती है हमारे त्रिवलन कपाट और द्विवलन कपाट। इनको खींचे रहते हैं ऐसे, जैसे ये कपाट ऐसे होता है ना, ऐसे, तो इनको ऐसे खींचे रहते हैं। अगर ये नहीं खींचे रहेगी, जैसे यहाँ पे इसको, अगर यहाँ पे ये ऐसे समझो कि ये कपाट का एक हिस्सा है, इसको ये कोडा टेंडिनी ने नीले से बांध रखा है ना। अगर ये हट जाएगी तो बोलो ये उल्टा हो जाएगा ऐसे, यानी जो ब्लड ऊपर से आ रहा है नीचे, यानी जो आलिंद से आ रहा है नीले में, वो वापस ऊपर चला जाएगा। आलिंद से आ रहा है, वापस चला जाएगा, ये दिक्कत हो जाएगी। तो इस दिक्कत को रोकने के लिए होते हैं हमारे पास रस्सियां। रस्सियों से बांध दो, हर दिन सोचा कि यार क्या करें, हम प्रॉब्लम हो जाएगी, यार जो ब्लड आएगा ना ये तो चला जाएगा वापस, क्या करे। तो नीले ने सोचा चिंता मत कर, आलिंद ने कहा कि मेरा ब्लड आ रहा है, संभाल लेना। तो आलिंद का ब्लड आया नीले में, नीले ने सोचा कि मेरे पास कुछ नहीं, वापस चला जाएगा। तो यार मेरे पास पेपिलरी पेशियां है, मैं इनको कहती हूँ कि भाई तू है ना कुछ रस्सियां बना। तो यार रस्सियां तो बनाऊंगा, लेकिन बहुत खतरनाक वाली बनाऊंगा मैं। बना दी कौन सी? कोडा टेंडिनी। कौन बना दी?
कोड़ा चंदी नाम की रस्सियां बना दी और इन दरवाजों को पकड़ लिया। अब ठीक है भाई, आलिम से कहा होता है कि भाई अब चिंता मत कर मेरे भाई, तेरा ब्लड आने दे, कोई दिक्कत नहीं, मैं ऊपर नहीं जाने दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं ऊपर नहीं जाने दूंगा। अब विद्यार्थी, मैंने आपसे बात करी थी पहले कि जो शिराएं होती है ना, शिराएं, उन पे ऊपर कपाट पाए जाते हैं और धमनियों पे कपाट नहीं पाए जाते हैं, लेकिन पाए जाते हैं। कौन कौन से पे पाए जाते हैं? मात्र दो, मात्र दो। ठीक है भाई, तो यहाँ पे क्या होता है, देखो मैंने बना रखी है इस जगह पे। अभी मैं ये कैंडी थोड़ा सा इस एक साइड का हटा देता हूँ भाई ना, एक साइड का कोड़ा, एक साइड के रस्ते आपके लिए हटा देता हूँ, लेकिन ऊपर वाला हटा सकता है इनको। तो यहाँ पे क्या होता है विद्यार्थी, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे इस साइड पे क्या होता है, फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय धमनी पर अग्रभाग पर कपाट पाया जाता है। फुफ्फुसीय धमनी के अग्रभाग पर क्या पाया जाता है? कपाट पाया जाता है, जिसको मैं बोलता हूँ अर्धचंद्राकार कपाट। ठीक है ना, मैं एस सेमी लूनर वॉल यहाँ पे लिखता हूँ, एस भी लिख देता हूँ मैं, एस भी सेमी लूनर वॉल होता है, अर्धचंद्राकार कपाट। याद रखना, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे इसको, चलो लिख देता हूँ, ऐसे लाइन खींच के जगह दिख रही हो तो यहाँ से अर्धचंद्राकार कपाट दिखेगा इन्हें, समझ लेना आप इसको, ऐसे ऐसे समझ लेना। देखो ये जो हमारी जो महाधमनी है, ठीक है ना, ध्यान देना, हमारी जो महाधमनी है, महाधमनी के अग्रभाग पर, महाधमनी के अग्रभाग पर और फुफ्फुसीय क्या नाम से क्या है ये, फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय धमनी के अग्रभाग पर कपाट पाए जाते हैं, उनको बोला जाता है विद्यार्थियों अर्धचंद्राकार कपाट। अब ये कपाट क्यों पाए गए यहाँ पे? अब इनका काम है, नीले आने ने भेज दिया भाई ठीक है मेरा ब्लड आ गया, मैं तो यहाँ से रोक लूंगा, अब और टेंशन हो गई इसको। तो इसने कहा भाई ठीक है, फुफ्फुस से दम नहीं तो यहाँ से रक्त ले जा, लेकिन रक्त तो ले जाएगी, वापस नहीं लाने का है, वापस लाने का नहीं, ले जाने का सिर्फ यहाँ से। तो ले जा रही है, तो इसने कहा मेरे भी कुछ हो जाता, इसने भी दरवाजे बना लिए कि ठीक है भाई मैं भी यहाँ कपाट बना लेते हो, दरवाजे बना लेते हो, जाएगा लेकिन आएगा नहीं, ठीक है ना, जाने का है मगर वापस आने का नहीं है ना, ऐसे। तो ये चला गया किसमें? फुफ्फुसीय धमनी में चला गया, वहां से चला गया फेफड़ों में चला गया। अब महाधमनी ने कहा भाई ठीक है मेरा भी ब्लड जा रहा है, यहाँ से नहीं लेने का, तू भी ले जा तेरा ब्लड, लेकिन वापस लाने का नहीं, सिर्फ ले जाने का, ये भी ले जाने का, तो ये ले जाएगी अंगों को देने का, वहां जाके दे देगी। तो यहाँ पे भी कपाट होते, तो महाधमनी और फुफ्फुसीय धमनी। विद्यार्थी याद रखना, इनके अग्रभाग पर, अंदर नहीं पाए जाते, अग्रभाग पर बिल्कुल पॉइंट पे कपाट पाए जाते हैं, बिल्कुल जैसे बंद हो। अभी क्रियाविधि में समझाऊंगा आपको। तो यहाँ से कपाट बंद हो जाते हैं, तो 2 कपाट और हो गए आपके पास, 4 कपाट हो गए। कितने कपाट हो गए? 4। टाइप अभी 3 ही हुए है ना, टाइप 3 हुए हैं, कपाट कितने? 4। अब विद्यार्थियों आपकी बुक में आगे दे नहीं रखा, वैसे मैं थोड़ा सा और आगे बता देता हूँ आगे। तो यहाँ पे जो होता है देखो ध्यान देना, आगे दे रखा है, वैसे यही बता दे रहा हूँ आप लोगों को। इस जगह पे क्या होता है, ये ग्रीन ग्रीन से मैंने एक संरचना बना रखी है, ये कपाट बना रखा है मैंने। क्या बना रखा है मैंने? कपाट बना रखा है। एक सेकंड रुको, 1 मिनट में पानी पी लेता हूँ बस, आप भी पानी पी लो, 1 मिनट मैं वापस आ रहा हूँ, अभी बहुत चले। विद्यार्थियों हम बात करते हैं कपाटों की, बात करें, चलो किसकी बात करते हैं हम? कपाट। और कपाट है देखो, इनके नाम आप याद रखना, एनसीईआरटी के अनुसार बताऊंगा मैं, बुक के अनुसार पता नहीं जाने क्या नाम है, फिर भी आप याद रखने हो। और आपकी जगह हो ना, आपने पेज वेज ले रखा हो तो शायद बना रहे नहीं बना रहे मुझे पता नहीं। देखो इधर, ये हमारे पास क्या है विद्यार्थी, ये यहाँ से हमने अपने वापस शुरुआत में आ जाता हूँ। अग्र महाशिरा जो होती है ना, अग्र महाशिरा जैसे हार्ट में प्रवेश करती है, तो
अग्र महाशिरा भी यही है कि शिराओं में ब्लड वापस पलटना नहीं चाहिए, आ रहा है तो वापस जाना नहीं चाहिए। तो वो क्यों नहीं जाना चाहिए? कपाट की वजह से। तो यहाँ पे एक कपाट पाया जाता है अग्र महाशिरा के अग्रभाग पर, जहां पे अग्र महाशिरा खुलती है ना, तो विद्यार्थी वहां पे कपाट पाया जाता है, इसको बोलते हैं हेवरसियन कपाट। ठीक है ना? चलो इसको कैसे लिखे, इसको मिटा देता हूँ, ये समझा दिया मैंने आपको, चलो यहाँ से दूर कर देते हैं इस तरह, ये इस तरह से। तो विद्यार्थी यहाँ समझना, ये मैं ले जा रहा हूँ इधर से ये। तो ये क्या होता है, यहाँ पर हेवरसियन कपाट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ये ऐसे नोट के लिए अपन को जरूरत नहीं, इसको हटा देते हैं, अभी जरूरत नहीं है, धीरे जरूरत है। तो विद्यार्थी जहां पर अग्र महाशिरा आके खुलती है, किसमें आके खुलती है? हमारे दाएं आलिंग में आके खुलती है। जब दाएं आलिंग में आकर के हमारी अग्र महाशिरा खुलती है, तो अग्र महाशिरा की ओपनिंग जो होती है ना हार्ट में, उस जगह पे एक कपाट पाया जाता है विद्यार्थी, उसको बोलते हैं हेवरसियन कपाट। ये लिख लेना आप लोग, ये नहीं आपके उसमें कितना किताब में दे रखा है हेवरसियन कपाट, लेकिन लिखना आप एग्जाम में, आप एग्जाम में लिखना है इसको बोलते हैं हेवरसियन कपाट। क्या कौन सा कपाट होता है? हेवरसियन कपाट। ठीक है, अब मैं दूसरे कपाट की बात करता हूँ विद्यार्थी। यहाँ पर जो निम्न महाशिरा आके खुलती है हमारे हार्ट में, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बना रखा है, ये दाएं आलिंग हटा देता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए, है ना, दाएं आलिंग। तो विद्यार्थी ये जो है हमारी निम्न महाशिरा जहां पे आके हमारे आलिंग में आके ओपनिंग होती है, किस में आगे होती है? हमारे दाएं आलिंग में आके खुलती है। तो विद्यार्थी यहाँ पर एक कपाट पाया जाता है, उस कपाट को कहते हैं यूस्टेकियन कपाट। याद रख लेना अच्छे से, यूस्टेकियन कपाट, यूस्टेकियन कपाट पाया जाता है विद्यार्थी। कौन सा कपाट पाया जाता है? यूस्टेकियन कपाट। अब मैं आगे बात करता हूं, बोलो कितने कपाट हो गए? द्विवलन कपाट, त्रिवलन कपाट, अर्धचंद्राकार कपाट, 3 टाइप। चौथा कपाट अग्र महाशिरा पे हेवरसियन कपाट, पश्चिम महाशिरा या निम्न महाशिरा पर यूस्टेकियन कपाट। ऐसे याद रख लेना, यू बाद में आता है, यू नीचे आता है, नीचे का यू, एच ऊपर आता है तो हेवरसियन। अग्र महाशिरा ऊपर से आ रही है तो ऊपर वाला कपाट हेवरसियन कपाट, नीचे वाले निम्न महाशिरा तो यू बाद में आता है तो यू वाला कौन सा हो गया हमारे पास? यूस्टेकियन कपाट। अब एक और कपाट होता है विद्यार्थियों, मैंने शायद लिख दिया होगा, नहीं लिखा पहले। तो ये जो कोरोनरी साइनस होता है ना, कोरोनरी साइनस बताया था मैंने, यानी मैंने कोरोनरी साइनस के बारे में ये बताया था आप लोगों को कि जो हमारा जो हृदय होता है, उस हृदय को हृदय से जितना भी अशुद्ध रुक्त होता है, अलग तो होता है ना ब्लड, उसको हमारे आलिंग में लाने के लिए कुछ शिराएं होती है। ये भी शिराई है, इसको कोरोनरी साइनस बोला जाता है। शिराई तो है ना, ये कोरोनरी साइनस है। तो कोरोनरी साइनस जो होता है और हृदय शिरा होती है। यहाँ पर एक कपाट पाया जाता है विद्यार्थी, में इधर बनाता हूँ समझने के लिए बना रहा हूँ, केवल ऐसे नहीं होते है ना। यहाँ पे कपाट होता है विद्यार्थी, इस कपाट को बोला जाता है थिबेसियन कपाट। इसका नाम है विद्यार्थियों, यहाँ से एक कपाट मिल रहा है, इस कपाट को कहते हैं थिबेसियस कपाट, या थिबेसियस बोल दो या थिबेसियन बोल दो, थिबेसियस कपाट, इसको बोलते हैं थिबेसियस कपाट, थिबेसियस कपाट। बहुत देर से हम कपाट 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 कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? कपाट वो स्ट्रक्चर होता है शिराओं में, है ना, जो या हमारी रक्त वाहिकाओं में, जो हृदय के प्रवाह को उल्टी दिशा में जाने से रोकता है। यही कपाट का वर्क होता है बस, ठीक है ना। और जो ये अर्धगोलाकार कपाट है, इनका नाम और भी है, इसको एरोटिड कपाट भी कहते हैं विद्यार्थी। क्या कहते हैं? एरोटिड कपाट भी कहते हैं। तो मैं आगे चलता हूँ आपकी बुक में वापस। तो ये कपाट के बारे में हमने पढ़ लिया, तो 2-3 चीजें और है, इनके बारे में चलो देख लेते हैं। और कुछ दे रखा है क्या? बस, और तो कुछ भी नहीं है इसमें। तो विद्यार्थी एक बार और रिवीज कर लेते हैं फटाफट इसको, ठीक है ना। तो कपाट को रिवीज करते हैं। कपाट में कंफ्यूजन होता है, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, चलो हमारा आलिंद है, हमारा नील है, आलिंद और नीले के मध्य फर्स्ट बात करते हैं। इधर दाया आलिंद दाया नीले के मध्य जो कपाट होता है उसको बोलते हैं त्रिवलन कपाट। बाया आलिंद बाया नीले के मध्य जो कपाट होता है उसको बोलते हैं हम कौन सा कपाट? द्विवलन कपाट। इसमें वलन कम होते हैं। और विद्यार्थियों में बता देता हूँ आपको, हमारा जो हृदय होता है ना, इस हृदय का जो इधर का भाग होता है दायां भाग थोड़ा छोटा होता है, और बायां भाग क्या होता है? थोड़ा बड़ा होता है, मोटा होता है। लेकिन इसकी दीवारें, जो आलिंद की बात करते हैं हम, तो आलिंद में हम बात करते हैं नीले थोड़े सेम होते हैं लगभग, ये भी थोड़ा छोटा होता है। ये जो है ना हमारा कौन सा? बायां आलिंद, ये भी हल्का सा छोटा होता है। और ये जो बायां नीला है ये भी छोटा होता है। क्यों छोटा होता है? इसकी दीवारें मोटी होती है ना, इसकी दीवारें मोटी होती है, बाएं नीले की दीवारें मोटी होने के कारण इसका आकार थोड़ा सा छोटा होता है। ये सही याद रख लेना।
और मैंने बताया आपको खास बात, नीले क्या होता है, नीले से पेपिलरी पेशिया निकलती है, सॉरी पेपिलरी पेशिया निकलती है। उन पेपिलरी पेशियों से तंतु जुड़े रहते हैं, जिन तंतुओं को या रज्जु जुड़े रहते हैं उनको बोलते हैं कोडा टेंडिनी। क्या बोलते हैं उनको? कोडा टेंडिनी। ठीक है ना। ये कोडा टेंडिनी क्या करते हैं, इन कपाटों को यानी त्रिवलन कपाट को द्विवलन कपाट को बांधे रखते हैं। क्या करते हैं? बांधे रखते हैं। और ये बांधे रखता है इस वजह से क्या होता है, इस वजह से होता है कि जो ब्लड है ना वापस आलिंदों में नहीं जाएगा, नीचे आएगा। ये एक पढ़ना है। उसके बाद कपाट की बात करें, अगर मासिरा जो होती है उसके ऊपर कपाट पाया जाता है, इसका नाम है हेवरसिन कपाट। ये भी क्या करेगा, हेवरसिन कपाट में वापस अगर मासिरा में ब्लड को नहीं जाने देगा, निम्न मासिरा या पश्चिम मासिरा पे कपाट पाया जाएगा जिसको बोला जाएगा यूस्टेकियन कपाट। ठीक है ना। उसके बाद हम बात कर रहे हैं जो हमारी कोरोनरी साइनस है या हृदय शिरा है। ठीक है ना। कोरोनरी साइनस और हृदय शिरा होती है यहाँ के पास, यहाँ पे यानी कोरोनरी साइनस के पास, हृदय शिरा तो नहीं, कोरोनरी साइनस जो होती है वहां पे कपाट मिलता है जिसको बोलते हैं थीबेसियस कपाट। तो विद्यार्थी ये तो हो गया हमारे कपाट। और मैंने बात करी थी आपसे पटों की, तो पट में आपको तीन पट याद रखने, अंतर आलिंद पट, अंतर नीले पट और आलिंद नीले पट। ये थी ये वाला जो अंतर आलिंद पट है विद्यार्थियों, वहां पर एक छिछला सा गड्ढा होता है विद्यार्थियों। क्या होता है? छिछला सा गड्ढा होता है। छिछले से गड्ढे में गड्ढे से क्या होता है कि ब्लड की सप्लाई होती थी भ्रूण अवस्था में। ये याद रख लेना विद्यार्थी। नेक्स्ट चलते हैं आगे वापस दोबारा से हम इस चीज को। तो अगर यहाँ पर किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ सकता है। देखो ये तो हृदय की बनावट हो गई। क्या हो गई? ये बनावट, आंतरिक संरचना भी आ गई। आप ऐसा डायग्राम भी बना सकते हो भाई। ठीक है ना। ऐसा डायग्राम भी बना सकते हो। आप कहो तो मैं भेज दूंगा भाई ऐसा डायग्राम, नहीं तो फिर आपके हिसाब से हार्ट का डायग्राम। लेकिन इस डायग्राम से आपको सब समझ में आएगा। ठीक है ना। अगर आज के बाद भी आपको हृदय में कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं देखो इससे बढ़िया तो कुछ कर नहीं सकता। देखो फिर तो ऑफलाइन क्लास होगी ना, वहां थोड़ी अलग बात होती है। यहाँ पे क्या बोर्ड भी थोड़ा छोटा है, तो इसके सामने जितनी चीजें और भी बहुत सारी चीजों को अगर दे रखा होगा तो मैं देख लेता हूँ आपकी बुक में कुछ छूट रहा हो तो। वाल के बारे में बताया गया, कोडा टेंडिनी हो गया। बस अभी तक तो यही है, जितना किताब में लिखा हुआ था वो तो मैंने आपको बता दिया। कुछ एक्स्ट्रा जानकारी आपको दे देता हूं मैं, अगर आपको याद रख लेना उसको थोड़ा बहुत। जो महिला होती है ना विद्यार्थी, जो महिलाओं का हृदय होता है ना वो पावर होता है। कितना होता है? पावर यानी 250 ग्राम। और पुरुषों का जो हार्ट होता है ना वो 350 ग्राम का होता है। और ये भी आप याद रखना, कहीं कैलकुलेशन में पूछा जाए आपसे किसमें ब्लड ज्यादा होता है, महिलाओं में ज्यादा होता है पुरुषों में ज्यादा होता है, तो ब्लड की मात्रा हमेशा पुरुषों में ज्यादा होती है। वेट के हिसाब से होती है 78 किलो का अगर आदमी है तो। और मैं आपको कुछ बातें और बता देता हूँ उसके बारे में, अगर आपको याद रखनी है। 2-3 रोग है। जन्मजात हृदय रोग बता देता हूँ मैं आपको थोड़ी। जन्मजात हृदय रोग होता है विद्यार्थी, एक होता है पेशेंट फोरामेन ओवेल। मैंने बताया आपको पेशेंट फोरामेन ओवेल में क्या होता है, जो छिद्र बंदी होता है, इसका एक और नाम है पेशेंट फोरामेन ओवेल। और पेशेंट डक्टस ऑर्टियर। एक चीज बताना भूल गया मैं आपको, किताब में नहीं दे रखी विद्यार्थी, ये यहाँ पे ध्यान देना इस जगह पे। इस जगह पे क्या होता है, यहाँ पर से जैसे ही क्या होना, जैसे ही होता है ये हमारी धमनी, हमारी फुफ्फुस धमनी और हमारी महाधमनी निकलती है। तो हमारी फुफ्फुस धमनी और महाधमनी क्या करते हैं, जब इधर देखो पेन की तरफ, ये क्रॉस करते हैं विद्यार्थी, क्रॉस। फुफ्फुस धमनी और महाधमनी क्रॉस करती है, यानी फुफ्फुस धमनी कांड और महाधमनी कांड क्रॉस करता है। ऐसे ये क्रॉस करता है, तो इस क्रॉस वाली जगह पे एक तंतुनुमा रचना पाई जाती है। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े रहते हैं क्योंकि ये चिपकी रहती है। तो इसको बोला था विद्यार्थी ने, यहाँ पर था इसको, इस जगह को, इस तंतुमय रचना को बोलते हैं विद्यार्थी लिगामेंटम ओरेंटम। लिगामेंटम ओरेंटम। ठीक है, लिगामेंटम ओरेंटम दिख रहा है क्या? कहां पे लिखा? इधर लिखा है, दिख ही नहीं रहा होगा आपको, अब दिख रहा होगा। ये लिखा है यहाँ पे विद्यार्थी में, यानी जो हमारे महाधमनी कांड और फुफ्फुस कांड होते हैं ना, इन फुफ्फुस कांडों को जोड़ने वाली एक रचना होती है। अभी कम बिल्कुल छोटी सी रचना होती है, बिल्कुल पॉइंट नुमा रचना होती है, इसको बोलते हैं लिगामेंटम ओरेंटम। और इसी को लिगामेंटम ओरेंटम को अब एक और बोलते हैं डक्टस बोटेलाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डक्टस बोटेलाई। ये एनसीईआरटी से रिलेटेड है थोड़ी सी चीजें। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें, हाँ चलो उल्टा बोल गया मैं। देखो लिगामेंटम ओरेंटम होता है ना, इस लिगामेंटम ओरेंटम को डक्टस बोटेलाई कहते हैं। कब कहते हैं?
बोटेलाए से बच्चा याद रख लेना, डक्टस बोटेलाए भ्रूण अवस्था में, जब हम भ्रूण अवस्था में होते हैं ना, इसको हम कह देते हैं डक्टस ओरेंटम भी कह देते हैं या डक्टस बोटेलाए कहते हैं। अभी तो हमारे है ये, अभी हम सबके हाथ में है लिगामेंटम ओरेंटम, यार बहुत अच्छा सुन लेना यार, लिगामेंटम 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 ओरेंटम ऐसा होता है। और भी चीजें, बहुत सारी चीजें आपकी बाकी है, मैं शायद आपको नोट्स वगैरह भेज दूंगा आज, ठीक है ना। तो ये तो होगी विद्यार्थी हमारे हृदय की आंतरिक संरचना। अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो अभी मुझसे फिर पूछ सकता है। अभी इसके बाद का जो टॉपिक होगा वो भी इतने ही लंबे समय का होगा, और वो होगा हमारे पास हृदय स्पंदन या हृदय की कार्य प्रणाली, हृदय स्पंदन या हृदय की कार्य प्रणाली। भाई समस्या हो तो पूछ लो भाई। जहां तक मुझे उम्मीद है कि मैंने सब चीजें बता दी आप लोगों को, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो बाकी हो, ठीक है ना। डायग्राम ऐसा बना देना एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा बना देना, चलेगा ऐसा डायग्राम, ठीक है। बस ये याद रख लेना आपसे छोटी छोटी चीजें, दो चीज विशेष याद रखना, एक तो फोरामेन ओवेल याद रख लेना, ये फोरामेन ओवेलिस, और एक याद रखना लिगामेंटम, और सॉरी ये पेपिलरी पेशिया और लिगामेंटम ओरेंटम, जो लास्ट में बताया, ये तीन चीजें आप छोटी छोटी क्वेश्चनों में याद रख लेना, तब आपके कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कार्य प्रणाली तो आप लिखोगे ऐसे, आप सबको पता है ये बायां ये दायां है ऐसा, तो ठीक है। ये क्लास इतनी है, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे कल वापस वही सेम टाइम 4 बजे, ठीक है ना। तो 4 बजे आपसे मिलेंगे, क्योंकि आज तो